हेलो। हमारा आज का टॉपिक है गवर्नर। और जिन्होंने राष्ट्रपति को अर्थात प्रेसिडेंट को पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत ही इजी टॉपिक रहेगा। सिर्फ हमारे पास डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, अनुच्छेदों में। जो उसकी कार्य शक्तियाँ, पद के वर्णन दूसरे अनुच्छेद में है, वो गवर्नर के दूसरे अनुच्छेदों में है। हाँ जी, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब भारत में कहते हैं संघीय व्यवस्था है और साथ में संसदीय शासन प्रणाली भी है। तो मैं पहले दोनों की अलग अलग बात करती हूँ आपसे। संघीय व्यवस्था से अभिप्राय क्या है, आपको सभी को पता है। वैसे जहाँ जिस भी देश में दोहरी शासन व्यवस्था से अभिप्राय केंद्र सरकारें अलग हैं और राज्य सरकारें अलग हैं। हमें भी पता है कि हमारे देश में राज्य सरकारें स्वतंत्र होती हैं प्राय, क्योंकि जो उन्हें राज्य सूची में विषय दिए गए हैं उनके लिए वो केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं करती। तो उन्हीं राज्य सरकारों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो राज्यों का शासन हमारे पास भी भारत में अलग अलग जो है राज्यों में अलग अलग सरकारों के द्वारा चलाया जाता है। उसके साथ साथ भारत में जो है हमारे पास एक जैसे प्रशासन प्रणाली है, जैसा केंद्र में व्यवस्था है वैसे ही राज्य में है। वो क्या, संसदीय शासन प्रणाली की बात कर रही हूँ। संसदीय शासन प्रणाली से मतलब क्या है, आपके पास जहाँ पर नाम मात्र या संवैधानिक मुखिया जिसे हम कहते हैं उसमें और वास्तविक मुख्य कार्यपालिका में भेद पाया जाता है। जैसे केंद्र में आपके पास राष्ट्रपति और उसके बाद आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और उसका मुखिया प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से राज्य में आपके पास राज्यपाल, आपका मुख्यमंत्री और उसकी राज्य मंत्री परिषद। क्योंकि कहने को शक्तियां संविधान ने राज्यपाल को दी हैं राज्य स्तर पर, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति को दी हैं, परंतु राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र से अभिप्राय क्या है कि उसे पहले औपचारिक रूप में किसका, मंत्री परिषद का जो है ना परामर्श लेना पड़ता है, जो मुख्यमंत्री के माध्यम से वो लेता है। उसके बाद बात आती है इसके पद के वर्णन की। संविधान के अनुच्छेद 153 में, इससे करने से पहले मैं आपको दोबारा एक बार याद दिलवा दूं कि जहां पर अगर आप राष्ट्रपति करते हो तो उसमें और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। उसके आपके पास सारे के सारे अनुच्छेद जो हैं 53, 52, 55, 54, 56 इस तरीके से हैं। इसके 100 से शुरू है। थोड़ा ही डिफरेंस है, आप लोगों को याद करने में कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 153 की, जबकि सिर्फ 53 में राष्ट्रपति की हमने कार्यकारी शक्तियों की बात की थी। तो संविधान के अनुच्छेद 153 में वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। उसके बाद नियुक्ति की बात करते हैं। अनुच्छेद 155 ये कहता है छोटी सी लाइन में कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पर मैंने अभी आपको राष्ट्रपति याद दिलवाया था तो मैं दोबारा आपको याद दिलवा दूं। अगर हम एक्सप्लेनेशन करें इस बात की तो सिर्फ इतने से बात नहीं बनती कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति आपके पास संवैधानिक मुखिया है। वास्तविक मुख्य कार्यपालिका कौन सी है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि राष्ट्रपति अगर हम खुलकर बात करें तो स्वयं नहीं करता है। इसकी नियुक्ति किसके परामर्श से करता है, आपकी मंत्री परिषद के परामर्श से करता है, जो उसे किसके माध्यम से प्राप्त होती है, आपके प्रधानमंत्री के। तो इसीलिए कई जगह आपको कई बुक्स में ये लिखा हुआ मिल जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो है हमारे प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी नियुक्ति संबंधी परंपरा। देखो, परंपराएं वो होती हैं जो आपके पास संविधान में लिखित नहीं है। जैसे हमारी सामाजिक कुछ परंपराएं हैं अपने अलग अलग धर्मों के अनुसार, जिन्हें कहीं पर भी किसी भी जगह मेंशन नहीं किया हुआ है, बस हम उनको क्या है कि मन से ही स्वीकार कर रहे हैं, उनमें हमें कोई गलत नहीं लगता और इसलिए हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो ऐसा ही ये है इसकी संबंधित परंपराएं जो संविधान में लिखित नहीं है, परंतु हमने इसकी नियुक्ति के समय जिनको अपनाया हुआ है। एक तो चीज़ याद रखोगे, ये 2 परंपराएं हैं। पहली तो परंपरा एक है, ये है कि ऐसे व्यक्ति को ही उस राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जो उस राज्य का निवासी ना हो। मैंने नागरिक की बात नहीं की, कई बच्चे नागरिक समझ लेते हैं। नागरिक तो हमारे पास इकहरी नागरिकता है, हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। निवासी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ पर ऐसा इसलिए करते हैं हम क्योंकि ताकि उसको जो है वहाँ के किसी भी अक्षेत्रीय सामाजिक किसी भी प्रकार के जो है उस प्रभाव से बचाया जा सके, वो पक्षपात ना करे, या दूसरा ये कहें खुले रूप में और ज़्यादा तो कि उसे राज्य की दलगत राजनीति से हम दूर रख पाएँ, उसका किसी भी राजनीति पर कोई भी उसका पर कोई प्रभाव ना पड़ पाए। दूसरा है किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर से इसमें संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री का भी परामर्श लिया जाता है।
देखो, अभी मैंने आपको कहा था कि हमने क्या है कि किसकी नियुक्ति, इसकी नियुक्ति हम राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री जिसे हम कहते हैं। परंतु व्यवहारिक रूप में कहीं ना कहीं या पारंपरिक रूप में हम किसका परामर्श की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की। तो इस परंपरा की आवश्यकता क्यों पड़ी देखा जाए तो वो इसलिए पड़ी क्योंकि मुख्यमंत्री, हमने क्या कहा, वहाँ का वास्तविक मुख्य कार्यपालिका है, या ये कहो वास्तविक मुख्य कार्यपालिका का नेता है, और आपका राज्यपाल संवैधानिक मुखिया है, नाम मात्र का मुखिया है। तो दोनों ने कल मिलकर काम करना है, शक्तियाँ एक की है, दूसरे ने उसके साथ मिलकर उस शक्ति का प्रयोग करना है। जब तक दोनों के विचारों में तालमेल नहीं होगा तो ये कार्य ठीक से नहीं चल पाएगा, प्रशासन जो है राज्य का ठीक से नहीं चल पाएगा। इसलिए ये आवश्यक हो गया कि हम इस परंपरा को अपनाएं। उसके बाद बात आती है इसकी योग्यताओं की। वैसे सिंपल सी तो इसकी मेनली दो ही योग्यताएं हैं आपके पास, जो आपके पास अनुच्छेद 157 यानी कि आर्टिकल 157 के अनुसार हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको पता ही है कि ये हर पद के लिए आपके पास भारत में निर्धारित है, खास तौर से राजनीतिक पदों के लिए ज़रूर। उसके बाद दूसरी बात आती है उसकी आयु जो होती है 35 वर्ष न्यूनतम, कहो अधिकतम तो हमारे देश में कोई निर्धारित है ही नहीं, तो न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, यानी कि वो 35 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, अधिक का कितने ही हो। राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन जिनका 157 में किया गया, उसके बाद बात आती है इसकी नियुक्ति संबंधी शर्तें, जिनको हमने अनुच्छेद 158 यानी कि आर्टिकल 158 में बताया है। यहाँ पर नियुक्ति संबंधी शर्तों से मतलब है योग्यताएं पूरे करने वाला व्यक्ति को जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल तो बनाया जा सकता है, परंतु उसे राज्यपाल के पद की शपथ लेने से पहले इन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। वो क्या है, एक तो वह संसद के भी किसी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानमंडल, जहाँ दोनों सदन हैं उनमें से किसी का है, या दो सदन नहीं है। दोनों सदन का मतलब राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद, अगर वो किसी का भी सदस्य है तो उसे राज्यपाल के पद की शपथ लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, उस पद को छोड़ना पड़ेगा, या वो भारतीय संघ में किसी भी अन्य लाभ के पद को जो है ग्रहण नहीं कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि वो केंद्र या राज्य स्तर पर किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में नहीं हो सकता। इसको हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि हमारे देश में एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक पद पर आता है या आपके पास प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आता है, वो एक साथ दो लाभ के पदों पर नहीं रह सकता। वो एक ही लाभ के पद को स्वीकार कर सकता है, अन्यथा उसे पहला या दूसरा छोड़ना पड़ता है। उसके बाद बात आती है इसकी शपथ की। शपथ का आर्टिकल है आपका 159। उसके अनुसार राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण करने से पूर्व उसे जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने यह शपथ लेनी पड़ती है, जिसमें वह अपने कार्यों की ईमानदारी के प्रति, निष्ठा के प्रति शपथ लेता है। उसके बाद है उसका कार्यकाल वैसे तो हम ये बोलते हैं कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु वो तब तक अपने पद पर रहता है जब तक दूसरा राज्यपाल उसके पद को ग्रहण नहीं कर लेता। इसका वर्णन आपके पास आपने ध्यान रखना है आर्टिकल 156 के अंडर, अनुच्छेद 156 के अनुसार। और वैसे तो 156 ये कहता है कि राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसके कहने का मतलब यही है जो अभी मैंने पहले आपसे बात की कि वो तब तक रहता है, वैसे 5 वर्ष है, परंतु तब तक पद नहीं छोड़ता जब तक अन्य जो है वहाँ पर राज्यपाल व्यक्ति के रूप में व्यक्ति कोई पद को नहीं संभालता। इसीलिए उसने कहा कि जब तक राष्ट्रपति के द्वारा किसी अन्य राज्यपाल की नियुक्ति उस पद पर नहीं कर दी जाती तब तक वो उस पद पर आसीन रहता है। इसके साथ ही एक और चीज़ है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को उसके कार्यकाल के बीच में ही बचे हुए समय के लिए क्या किया जा सकता है, किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित भी किया जा सकता है, यानी कि उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसे आप तबादला भी कहते हो। उसके बाद बात आती है न्यायिक संरक्षण की। न्यायिक संरक्षण का मतलब क्या है, या न्यायिक सुविधाएं, क्योंकि वो एक ऐसा मुखिया है आपके राज्य का जिसके पद की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है, उसे जब चाहे मर्जी कोई ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। इन चीज़ों से बचाने के लिए ही उसको ये सुविधाएं दी गई हैं। कुछ जो है आपके पास ये कहो जिस प्रकार से आपके पास मौलिक अधिकार में आप समानता के अधिकार में भी इस बात को करते हो अपवाद के रूप में, वैसे तो आपके पास कानून का शासन है, सभी कानून के सामने समान है, परंतु राष्ट्रपति या राज्यपाल ऐसे आपके पदाधिकारी हैं जिनको हमने कुछ अलग से सुविधाएं प्रदान की हैं।
तो उनमें से जैसे राज्यपाल को आपने आर्टिकल 361 के अंतर्गत ये सुविधा दी है कि उसकी पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए हम किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। खास तौर से उसकी जो सह विवेक शक्तियाँ होती हैं उनके संबंध में जब वो कोई निर्णय लेता है तो उसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। उसके बाद उसके कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और यदि हम दीवानी मुकदमा ही चलाना चाहते हैं तो उसके लिए 2 महीने पहले उसको नोटिस देना आवश्यक है। उसके बाद बात आती है इसकी राज्यपाल की शक्तियों तथा कार्य की। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि राज्यपाल को लगभग वही शक्तियाँ दी गई हैं जो हमारे पास केंद्र में राष्ट्रपति के पास है, बस कुछ शक्तियों को छोड़कर। और इसी चीज़ को डॉक्टर डी बसु ने भी कहा है अपने शब्दों में कि राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं। सिर्फ कौन सी कूटनीति यानी कि जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से दूसरे देशों के साथ संधि हैं, युद्ध आदि से संबंधित की बात कर सकते हो आप, या सैनिक हैं, सैनिकों में आपने पढ़ा था फील्ड मार्शल की उपाधि देना है आदि, या हमारे पास क्या है कि दूसरे देशों के लिए राजदूत अपॉइंट करना, ये सारे के सारी कार्यों की बात वो कर रहा है। तथा संकटकालीन जो आपके अधिकार हैं या शक्तियाँ कह सकते हो, जो मेनली आप 3 पढ़ते हो, धारा 352, 356, 360, इन शक्तियों को उसको नहीं दिया गया है। इनको छोड़कर राज्यपाल को वो सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, कहीं ना कहीं छोटे या बड़े रूप में आपके जो राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो उनको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है बिल्कुल राष्ट्रपति की शक्तियों की भांति कार्यकारी शक्तियों में, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों को तो आप 2 भागों में बांट सकते हो, सामान्य और आपकी कौन सी आपातकालीन में। तो यहाँ आपातकालीन का तो मतलब ही नहीं है, तो सीधी सी जो इसकी शक्तियाँ हैं कहाँ से बात आती है, कार्यकारी शक्तियों की। आपने वहाँ पर बात की थी धारा 53 की राष्ट्रपति में, यहाँ बात करोगे 154 की। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था राष्ट्रपति की शक्तियाँ जैसे हैं आपकी 100 से नीचे की हैं, 100 से बिलो से शुरू होती हैं, 53 है, 54 है, 55 है आदि। इसी प्रकार से इसकी 100 से अबोव शुरू होती हैं। 154 के अनुसार वो ये कहता है कि राज्य की बिल्कुल लैंग्वेज वही की वही है जो राष्ट्रपति के लिए यूज़ की थी आपने, कि राज्य की कार्यपालिक शक्तियाँ संविधान के द्वारा किसको दी हैं, गवर्नर को दी हैं, और जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से क्या करता है, उनको या कर्मचारियों की सहायता से पूरा करता है। और वह उन समस्त आपके पास विषयों पर शासन का संचालन करता है जिनका संबंध राज्य विधानमंडल के कानून बनाने का अधिकार है। और आपको पता है, या मैं याद दिलवा दूं, भारत में संघात्मकता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है आपके पास, हमने अपने विषयों को 3 सूचियों में बांटा हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और राज्य विषय के जो सूची के जो विषय हैं उनको संकट काल को छोड़कर उन विषयों पर आपके कानून बनाने और लागू करने का उत्तरदायित्व तो सारे का सारा किसका है, राज्य सरकार का है। तो राज्य विधानमंडल को जो कानून बनाने का अधिकार है, जो राज्य सूची के विषय हैं उनका सबका शासन संचालन किसके नाम पर होता है, किसका उत्तरदायित्व है, राज्यपाल का। देखो, अनुच्छेद 166 में भी ये कहा है कि उसके समस्त कार्य जो है किसके, राज्य के किसके नाम पर संचालित होंगे, राज्यपाल के नाम से संचालित होंगे। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे राष्ट्रपति की थी। तो सबसे पहली नियुक्ति कौन सी होगी, सोचने वाली बात है, हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ी थी। सबसे पहली नियुक्ति वो किसकी करता है, प्रधानमंत्री की करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, मुख्यमंत्री की। तो राज्यपाल जो है सबसे पहले अपनी ये कह दो वार्षिक मुख्य कार्यपालिका जिसके परामर्श से उसने कार्य करना है उसकी नियुक्ति करता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति होगी फिर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी, तभी तो उनके परामर्श से वो अन्य सारे कार्यों को कर पाएगा। तो सबसे पहले आप किसकी नियुक्ति करोगे, संविधान के अनुसार 163 के अनुसार राज्यपाल के परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। इसलिए राज्यपाल सबसे पहले राज्य विधानमंडल में जो भी बहुमत दल प्राप्त रखता है उसका जो नेता होता है उसे किसके रूप में नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। पर आज दिन प्रतिदिन हमारे पास आप भी देख रहे हो कि राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं, कोई भी एक सिंगल पार्टी नहीं रह गई है, प्राय गठबंधन की सरकारें उभर रही हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता।
वो उस समय राज्यपाल के पास ये सविवेक शक्ति के रूप में निर्णय की शक्ति चली जाती है कि वो ये देखता है कि पहले किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, अन्यथा उसके हाथ बंधे हुए हैं। संविधान के अनुसार उसे बाध्य किया गया है कि जिस भी दल को बहुमत प्राप्त है उसी के नेता को वो मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। मैं यहाँ पर आपको नोट करना भूल गई हूँ, पर आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेना कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो आपके पास आर्टिकल है वो है 164, मंत्रिपरिषद के लिए 163, राष्ट्र और मुख्यमंत्री के लिए 164। उसके बाद है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्री जिसको आप क्या कह सकते हो, मंत्रिपरिषद, क्योंकि आपके पास मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रथम दर्जे के मंत्री जिसे आप कहते हो, मुख्यमंत्री भी उसी दर्जे का मंत्री होता है, या उसके बाद आपके पास राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं। तो उन तीनों मंत्रियों की ही बात हम यहाँ पर करेंगे। सामूहिक रूप में मैं मंत्रिपरिषद इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मंत्रिपरिषद में तो आपके पास संसदीय सचिव भी हो जाता है, और संसदीय सचिव की नियुक्ति कभी भी राज्यपाल नहीं करता, मुख्यमंत्री करता है। इसलिए हम यहाँ पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं कहेंगे, यही कहेंगे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। हाँ, ये बात अलग है कि उन मंत्रियों की सूची कौन तैयार करता है, आपका मुख्यमंत्री तैयार करता है, या दूसरी भाषा में हम कहें कि मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री हैं उनका जो है ना आपके गठन का कार्य कौन करता है, कौन व्यक्ति किस विभाग को संभालेगा, कौन मंत्री किस पद पर जाएगा, किस दर्जे का होगा, ये सारे का सारा आपके पास कौन, मुख्यमंत्री डिसाइड करता है। परंतु उसको औपचारिक रूप में शपथ दिलवाकर नियुक्ति देने का कार्य कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो आपने डिफरेंस याद रखना है, गठन मुख्यमंत्री करता है, परंतु मंत्रिपरिषद की नियुक्ति या आपके पास तीनों दर्जे के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, आपके पास राज्यपाल करता है। तो सिंपल भाषा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पश्चात मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद में पाए जाने वाले अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर हमने संसदीय सचिव का नाम नहीं लिया है, फिर याद दिलवा रही हूँ मैं आपको। उसके बाद मंत्रियों के कार्य संबंधी नियम। मंत्रियों ने अपने विभागों के संबंध में जो कार्य करने हैं उसके प्रति वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं राज्यपाल की, क्योंकि राज्यपाल आपका संवैधानिक मुखिया है, शासन उसके नाम पर चलता है, उसके पास इतना अधिकार है कि वो सारी सूचनाएं प्राप्त करता रहे, जानकारी रखे। दूसरा, हमारे देश में संघात्मकता के साथ एकात्मकता है, वो केंद्र के प्रति भी उत्तरदायी है, उसे केंद्र को भी सूचित करते रहना पड़ता है राज्य की परिस्थितियों के बारे में। इसलिए उसके पास ये अधिकार है कि मंत्रियों के कार्यों के संबंधी नियम बनाए ताकि राज्यपाल उस शासन को सुविधापूर्वक चला सके, अपने उत्तरदायित्व को निभा पाए। और इसके लिए है आर्टिकल 166(3) जिसके अंतर्गत ये वर्णन किया गया है। उसके बाद बात आती है अन्य नियुक्तियों की। अन्य नियुक्तियाँ कौन सी, सिर्फ जो राज्य स्तर के आपके अधिकारी हैं, जिस प्रकार से हम कहते हैं एडवोकेट जनरल है, जो राज्य का, पूरे राज्य का एक एडवोकेट होता है, जो राज्य के नाम पर आपके जो होती है किसी भी कोर्ट में केस को लड़ता है, आपकी वकालत करता है राज्य की। या राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आपको पता होगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप SPSC कहते हो, जिसका उत्तरदायित्व क्या है, राज्य की असैनिक सेवाओं की भर्ती को करना। उसके बाद है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग का उत्तरदायित्व क्या है, आपकी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित चुनाव संचालन को पूरा करना। इन सब की नियुक्ति वो राज्यपाल करता है, परंतु इन डिटेल अगर हम बात करें तो वो किसके परामर्श से करता है, ये भी आपके पास मंत्रिपरिषद या उसके मुखिया मुख्यमंत्री के परामर्श से। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 167(1) की। इसकी स्पेशल बात ये है कि ये इसमें बात आती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसमें नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है जिसके अनुसार, परंतु वो करता किसके परामर्श से है, राज्यपाल के। तो आपने ध्यान रखना है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 167(1) और उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और किसके परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से। उसके बाद है आपके पास राज्य प्रशासन संबंधी सूचना। अनुच्छेद 167(a) एवं (b) के अनुसार
राज्यपाल राज्य के शासन संबंधी मंत्रिमंडल के प्रत्येक निर्णय की सूचना मुख्यमंत्री से मांग सकता है। अभी भी मैंने ऊपर भी बात की थी, जब आपके पास मंत्रियों के कार्य संबंधी नियम की बात की थी 1663 के अंतर्गत, तो आपने क्या कहा था कि हमारे पास सारे राज्य का प्रशासन उसके नाम पर चलता है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व है कि प्रशासन ठीक से चले, इसके लिए नियम बनाए। तो यहाँ पर क्या है कि उन बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चल रहा है या नहीं चल रहा, मंत्रिमंडल कार्य ठीक कर रहा है या नहीं, इसकी सूचना मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल मांग सकता है। और यदि किसी एक मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, वो उसे सही नहीं लगता है, तो उस पर विचार करने के लिए भी वो क्या दे सकता है, मंत्रिमंडल को आदेश दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है धारा 356 को लागू करने के समय जो उसके पास शक्ति है। वैसे तो धारा 356 कौन लागू करता है? राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति है, जो राज्य की प्रशासनिक मशीनरी विफल होने पर करता है, तो उसी की बात हम कर रहे हैं। आपने उसमें भी पढ़ा था कि धारा 356 लागू करने के लिए राष्ट्रपति को कौन परामर्श देता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल यदि जिस राज्य का वो राज्यपाल है वहाँ की मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है, या ऐसा लगता है कि वो आपका शासन जो है बिल्कुल गड़बड़ा चुका है मंत्रिपरिषद का, तो ऐसे में वो राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एडवाइस दे सकता है। और ये एक रिपोर्ट वो प्रदान कर सकता है राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। इस प्रकार से वहाँ धारा 356 लागू करवा सकता है। और ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और राज्यपाल के हाथ में सारे का सारा शासन चला जाता है। दूसरी भाषा में कहा जाए तो वह संवैधानिक मुखिया से वास्तविक मुख्य कार्यपालक बन जाता है और किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। मैं थोड़ी सी और आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर हम कहें तो राज्यपाल के पास तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, वो किसी विभाग को नहीं जानता, फिर वो इस सारे शासन को कैसे संभालता है? इसके लिए आपके राज्य स्तर पर जो सबसे आपका एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, मुख्य सचिव, उसकी सहायता से ये सारे का सारा प्रशासन संभालता है, जब तक नई राज्य विधानमंडल आपकी वहाँ पर निर्वाचित नहीं हो जाती। उसके बाद बात आती है वैधानिक शक्तियों की, लेजिस्लेटिव पावर्स। देखो नाम से ही पता है आप लोगों को कि वैधानिक शक्तियों का संबंध किससे होता है? नियमों के निर्माण से। वैसे तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का कोई आपके पास प्रत्यक्ष आपके पास सदस्य नहीं है, जहाँ जिन राज्यों में 2 सदन है उनका भी नहीं है, या सिर्फ राज्य विधानमंडल है। 2 सदन फिर याद दिलवा दूँ, राज्य विधानसभा, निम्न सदन, राज्य विधान परिषद, आपके पास राज्य का ऊपरी सदन। तो इनमें से किसी का वो सदस्य नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले ही उसकी नियुक्ति संबंधी शर्तों में ये बात क्लियर कर दी थी कि राज्यपाल को अगर है भी तो उनकी सदस्यता छोड़नी पड़ती है, तो वो परंतु फिर भी हम उसे उसका अभिन्न अंग मानते हैं। दूसरी बात कहें अगर क्लियर सी, तो ये क्या है कि हम राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो है उसको तब तक अधूरा ही मानेंगे जब तक आपके पास राज्यपाल नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के पास कुछ ऐसी वैधानिक शक्तियां हैं जिनके ना होने पर, अगर राज्यपाल वहां नहीं है तो राज्य विधानमंडल कभी भी कार्य नहीं कर सकता अपने वैधानिक कार्यों को, खास तौर से। परंतु उसकी वैधानिक शक्तियों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है आपकी अप्रत्यक्ष वैधानिक शक्तियाँ, एक है प्रत्यक्ष शक्तियाँ। सबसे पहले बात करेंगे अप्रत्यक्ष वैधानिक शक्तियों की। देखो नाम से ही क्लियर है, अप्रत्यक्ष का मतलब जिसमें उसकी डायरेक्ट कोई भी रोल नहीं है, सीधी कोई भूमिका नहीं है नीति निर्माण में या आपके पास जो है वैधानिक कार्यों में। उन शक्तियों को हम क्या बोलते हैं? राज्यपाल की इनडायरेक्ट लेजिस्लेटिव पावर्स, अप्रत्यक्ष वैधानिक शक्तियाँ। सबसे पहली बात करेंगे हम उसमें अधिवेशन बुलाना। बिल्कुल राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल जो है उसके पास एक शक्ति है कि वो आपके साल में 2 अधिवेशन बुलाए, जिन्हें वो कहीं भी बुला सकता है। परंतु उसे एक ध्यान रखना पड़ता है संविधान के अनुसार कि उन दोनों अधिवेशनों में 6 महीने से अधिक का आपके पास डिफरेंस यानी कि अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सदनों को स्थगित एवं भंग करना। देखो सदनों को भंग करने का मतलब जहाँ पर दोनों सदन हैं, ऊपरी सदन और निम्न सदन को वो क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है उनकी बैठकों को ये। परंतु भंग करने में सिर्फ हम एक ही सदन की बात करेंगे, किसकी?
निम्न सदन की, राज्य विधानसभा की, क्योंकि राज्य विधान परिषद जो है वो बिल्कुल राज्यसभा की भांति आपके पास कैसा है, स्थायी सदन है, जिसके आपके पास 2/3 सदस्य जो होती हैं, जो प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात क्या होते रहती हैं, पदनिवृत्त होते रहते हैं। तो वो तो स्थायी सदन है, उसे तो भंग करने की हम बात ही नहीं कह सकते। तो भंग करने में सिर्फ किसकी बात आएगी, आपके पास जिन राज्यों में 2 सदन हैं आपके, सिर्फ निम्न सदन की, यानी कि राज्य विधानसभा की। दोबारा बता देती हूँ, आपके पास किसकी बात कर रहा है, वो सदन दोनों को तो स्थगित कर सकता है, उनके जो है आपके अधिवेशनों को, उनकी बैठकों को, परंतु भंग करने का कार्य सिर्फ किसका किया जाएगा, आपके पास राज्य विधानसभा का। इसके लिए है आपके पास आर्टिकल 174, जिसके अंतर्गत ये शक्ति का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद है सदनों में भाषण। सदनों में भाषण मतलब सदन कौन से, दोनों सदन की बात कर रहा है। दोनों सदनों में ये अलग अलग भाषण भी दे सकता है दोनों के अधिवेशनों में, और संयुक्त भाषण भी इसके द्वारा दिया जा सकता है। जब ये प्राय ऐसा तभी करता है जब इसे कोई खास ऐसी विषय पर जो है, मुद्दे पर चर्चा करनी होती है। तो इसलिए ये उस समय में आपके किसी भी सदन को उसमें उपस्थित होने के लिए कह सकता है अपने पास। उसके बाद दूसरी जो मेन चीज़ है, आपके पास ये एक भाषण ऐसे होते हैं 2, वो जो ये हमेशा देता है। हमेशा कब, एक तो जब नई राज्य विधानमंडल आपकी बनती है, या निम्न सदन जब आपका गठन होता है, जिन राज्यों में 2 सदन है, राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद। तो जहाँ पर राज्य विधानमंडल है सीधा, वहाँ पर जब नया राज्य विधानमंडल, जैसे हरियाणा की बात करें तो हम जब वो गठित होती है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात, या हमारे पास क्या है, जहाँ राज्य विधानसभा की हम बात करें, जब ये निम्न सदन गठित होता है, तो उस सदन की आपके पास प्रथम बैठक जो होती है वो किससे शुरू होती है, राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होती है, भाषण से कह सकते हो आप शुरू होती है। और दूसरी जो अभी अपने ऊपर कहा था कि वो वर्ष में 2 बैठकें आपकी बुलाता है, तो वर्ष की जो प्रथम बैठक जो होती है वो हमेशा राज्यपाल के भाषण से शुरू होती है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइज़ कर रही हूँ, आपको शायद थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था, मुझे लग रहा है ऐसा। तो सदनों में भाषण की बात कब की करनी है आपने, कि वो दोनों सदनों में इकट्ठा दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है। उसके बाद जो मेन चीज़ मैं आपको जो दोबारा रिवाइज़ करना चाह रही हूँ वो ये है कि जब भी नई राज्य विधानसभा गठित होती है, या जहाँ जिन राज्यों में 2 सदन नहीं है, जब नई राज्य विधानमंडल गठित होती है, तो उस नई राज्य विधानसभा या नई राज्य विधानमंडल की जो प्रथम बैठक होती है वो किसके भाषण से शुरू होती है, राज्यपाल के भाषण से। और आपका जो वर्ष की प्रथम बैठक होती है वो भी जो है किसके भाषण से शुरू होती है, राज्यपाल के भाषण से शुरू होती है। इस भाषण में वो करता क्या है, वो आपकी सरकार की अर्थात मंत्रिपरिषद की आने वाली नीतियों के बारे में बताता है, सरकार क्या करने वाली है और आपका शासन कैसे चलने वाला है। उसके बाद है सदस्यों का मनोनयन, यानी कि उनको नॉमिनेट करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकसभा में बात की थी या राज्यसभा में, आपने राज्यसभा में 12 सदस्यों की बात करती हो और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस की। बस यहाँ पर क्या है कि हम आपके ऊपरी सदन में 12 सदस्यों को निश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर आपके पास राज्य विधानमंडलों की आपके सदस्यों की संख्या निश्चित है, और इसीलिए यहाँ पर आपके पास क्या है कि उस राज्य विधानमंडलों में सबकी जनसंख्या के अनुसार संख्या अलग अलग निश्चित होने के कारण सदस्यों की संख्या आपके पास निश्चित नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो है ऊपरी सदन में आपके राज्य विधान परिषद के जो कुल जितने सदस्य होते हैं उनका 1/6 भाग जो होता है, हम जो है यहाँ पर विशेष क्षेत्र में निपुण व्यक्तियों के लिए क्या करते हैं, उसको मनोनीत करते हैं। दूसरे आपके पास बात आती है एंग्लो इंडियंस की, जैसे राष्ट्रपति आपके पास लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है। राज्यपाल अगर आपके राज्य में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो 1 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। इसके लिए आपने आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल है 171(5) अनुच्छेद 171 5 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि वो 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष वैधानिक शक्ति है हमारे पास
विधानसभा एवं विधान परिषद के अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष की नियुक्ति। मैं दोनों सदनों की बात इकट्ठी कर रही हूँ ताकि आपको अलग अलग पॉइंट्स ना बनाने पड़े। तो चाहे आपके निम्न सदन की बात करें या ऊपरी सदन, हमें पता है कि सदनों की अध्यक्षता या बैठकें जो होती हैं कौन संचालित करता है, अनुशासन बनाए रखने का उसमें बैठकों में कौन कार्य करता है, सदन का अध्यक्ष। और अगर अध्यक्ष आपका किसी कारण से उपस्थित ना हो पाए तो उसके लिए एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो हम उन्हीं दोनों की बात करें यहाँ पर कि दोनों ही सदनों में यदि आपके पास अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, तो जब नई राज्य विधानमंडल गठित होती है या नई सरकार बन रही होती है, उसमें कई बार क्या होता है कि राज्य विधानसभा या विधान परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं, स्पीकर जिसे आप बोलती हो इंग्लिश में, और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो कई बार क्या होते हैं तब तक चुने नहीं गए होते हैं। ऐसे में आपके सदन की अध्यक्षता के लिए बैठ के चलाने के लिए आपके पास उनकी जो है नियुक्ति कोई किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जब तक उनका चुनाव नहीं हो जाता। उसके बाद हमने बात की थी कि हम इसकी शक्तियों को वैधानिक शक्तियों को दो भागों में बांट सकती हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। एक तो यहाँ पर गलती से मैंने अप्रत्यक्ष लिख दिया है, आपके पास प्रत्यक्ष वैधानिक शक्तियाँ आएंगी ये, क्योंकि अप्रत्यक्ष तो हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद ये सीधी सी बात है कि प्रत्यक्ष शक्तियाँ, वैधानिक शक्तियाँ वो हैं जिनमें राज्यपाल कहीं ना कहीं सीधा भागीदारी देता है। एक चीज़ तो पहली बात वही कि हमारे पास कोई भी कानून नहीं बन सकता, विधेयक पारित नहीं हो सकता अंतिम रूप में जब तक आपके पास औपचारिक स्वीकृति या हस्ताक्षर किसके नहीं हो जाते, राज्यपाल के। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास इसकी प्रत्यक्ष वैधानिक शक्तियों में यही आएगा कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक तब तक बिल या कानून नहीं बन सकता है आपके पास जब तक उस पर राज्यपाल जो है ना स्वीकृति नहीं देता। हाँ, राज्यपाल कई बार क्या करता है कि उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या आपको जो है संदेश के साथ उसको एक्सप्लेन करके भी इस चीज़ को क्लियर कर सकता है कि मुझे ये डाउट है, आप इसको दोबारा सोचिए, या उसको स्वीकृत तो कर ही सकता है वो। तो ऐसे में अगर वो पुनर्विचार के लिए भेजता है तो दोबारा अगर आपकी राज्य विधानमंडल उसे उसी रूप में स्वीकृत करके भेजती है तो उसे स्वीकृत करना पड़ता है। स्वीकृत से अभिप्राय क्या है कि उसे उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उसे कानून का रूप मिल जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 200 की बात मैं आपसे यहाँ पर कर रही हूँ, आर्टिकल 200। इसके अनुसार क्या है कि राज्यपाल कुछ विधेयकों को क्या कर सकता है, आपके पास राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये बात मैं फिर याद दिलवा दूँ, राष्ट्रपति को मैंने इसीलिए बीच बीच में कई जगह आपको याद दिलवाया है कि राष्ट्रपति की वैधानिक शक्तियों में भी आपने बात की थी कि कुछ बिल ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल के द्वारा क्या होती हैं, उसकी पूर्व स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तो क्योंकि भारत में, मैंने पीछे भी आपको एक चीज़ याद दिलवाई थी कि कहने को संघात्मकता ज़रूर है, परंतु संघात्मकता में हमारे पास क्या है, एकात्मकता है। और उसी एकात्मकता के अनुसार जो आपके पास राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, केंद्र का अधिकारी है, परंतु राज्यपाल राज्य का अधिकारी है, फिर भी उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के केंद्र अधिकारी द्वारा हो रही है, वो उसके प्रति उत्तरदायी है, धारा 356 के बारे में अवगत करवाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्लियर ही है कि एकात्मकता भी पाई जाती है। तो इसीलिए कुछ बिल ऐसे होते हैं जो आपके पास बेसिक राज्यों से संबंधित हैं उनके, परंतु उनमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। उसके बाद है वित्त विधेयक की बात, वित्त बिल जिसे आप कह सकते हो, वो हमेशा राज्य का जो वित्त विधेयक या वित्त बिल होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम कहते हैं, वैसे तो संविधान के अनुसार उसको जो है हमेशा राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जाता है। और यही कारण होता है कि ना तो वो उसे अस्वीकृत कर सकता है, ना ही उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पर तीसरा बिल कौन सा आ गया, उसका प्रत्यक्ष वैधानिक शक्तियों में, क्योंकि जो वित्त बिल है जिसे उसकी पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद बात आती है एक और मेन जो आपके पास खास आपकी प्रत्यक्ष वैधानिक शक्ति कही जा सकती है राज्यपाल की, वो है आपके पास ऑर्डिनेंस की, यानी कि अध्यादेश जारी करने की। आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123।
तो आपको अध्यादेश याद दिलवा दूं, क्या है अध्यादेश? आपके पास एक अस्थायी कानून है। अस्थायी कानून क्यों कहा मैंने? क्योंकि अभी भी ऊपर हमने बात की थी आपकी प्रत्यक्ष शक्तियों में, जो पहला ही पॉइंट आपने कहा था कि कोई भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना आपके पास कानून नहीं बन सकता। और ये बिल या विधेयक कब प्रस्तुत किए जाते हैं? जब आपके सदनों की बैठकें होती हैं, आपके पास अधिवेशन चल रहा होता है। तो कई बार क्या होता है कि वो 6 महीने का समय पूरा नहीं हुआ होता, अधिवेशन नहीं हो रहा होता और मंत्रिपरिषद को किसी न किसी विभाग से संबंधित किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे में राज्यपाल के द्वारा जो है ये आपके पास बिना राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के या उसके पारित किए बिना ही क्या कर दिया जाता है, कानून का रूप दे दिया जाता है। परंतु इसमें खास बात याद रखने वाली ये है कि एक तो ये जितना समय लागू रहता है इसका प्रभाव उतना ही रहता है, बेशक अस्थायी कानून है, जितना आपके दूसरे कानूनों का होता है जो राज्य विधानमंडल के द्वारा बहुमत से पारित करवाए जाते हैं। पर इसको अस्थायी कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसको राज्य विधानमंडल समय पर स्वीकृति ना दे, वो समय मैं भी आपको बता दूंगी, तो ये क्या हो जाता है, आपके पास समाप्त हो जाता है। वो समय क्या है आपके पास? जब जैसे ही आपके पास नया अधिवेशन शुरू होगा, उसकी प्रथम बैठक जो होगी उसके अंतर्गत 6 सप्ताह के अंदर आपको राज्य विधानमंडल से इसे स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अन्यथा ये क्या है कि समाप्त हो जाएगा 6 सप्ताह पश्चात और इसे बीच में भी समाप्त किया जा सकता है। और ज़्यादा अगर आपको मैं क्लियर करने की बात करें हम, तो इस संविधान के अनुसार एक अध्यादेश जो होता है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के बिना अस्थायी कानून के रूप में अधिकतम जो होता है 7.5 महीने लागू रह सकता है। तो उसके बाद बात आती है कि क्या इस अध्यादेश को, जो अस्थायी कानून है जो बिना राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के हमने लागू किया है, तो क्या इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? इसे गैर कानूनी ठहराया जा सकता है? नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पहले भी हम एक बात कर चुके हैं कि अध्यादेश जो होता है, जो जितना समय ये लागू रहता है, चाहे 6 सप्ताह पूरा रहे या उससे पहले बीच में समाप्त हो जाए या 6 सप्ताह के पश्चात समाप्त हो, इसका प्रभाव उतना ही होता है जितना स्थायी कानून का। तो अध्यादेश जो होता है उसको जो है ना, कहीं भी आपके पास न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बस बात ये है कि ये तब तक स्थायी कानून नहीं बन जाता जब तक आपके पास क्या है कि राज्य विधानमंडल की इसको स्वीकृति नहीं मिलती, और वो निश्चित समय बता चुकी हूँ। दूसरी चीज़, जैसे अभी हमने ऊपर कही बात थी अनुच्छेद 200 में कि कुछ बिल जो होते हैं, कुछ विधेयक जो होते हैं राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। तो विधेयक में भी ऐसा ही बात है कि इस प्रकार के जो आपके विषय होते हैं जिनमें हमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, तो ऐसे भी जो है ना, उनसे संबंधित अध्यादेश को राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना पारित या लागू नहीं कर सकता। उसके बाद है नियमों का निर्माण। तो सरकार जो होती है वो किसके नाम पर शासन चला रही है? राज्यपाल के नाम पर का शासन चला रही है। ऐसे में राज्यपाल मंत्रियों के में कार्यों के बंटवारों के लिए भी नियम बना सकता है आर्टिकल 166 के अनुसार, और 42वें संशोधन के अनुसार इस पर भी कोई न्यायिक प्रतिबंध नहीं है, अर्थात उसके द्वारा बनाए गए नियमों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मैंने दो शक्तियाँ आपको करवा दी ऊपर, कार्यकारी और वैधानिक शक्तियाँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपकी वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों को आप जो है 3 भागों में बांट के बात कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी पहली शक्ति तो वही जो महत्वपूर्ण शक्ति जो अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि वित्त बिल जो होता है उसकी पूर्व स्वीकृति से प्रस्तुत होता है, उसी चीज़ को हम थोड़ी सी दूसरी भाषा में यहाँ पर रिपीट करेंगे कि हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, वार्षिक विधेयक जो होता है, वो हमेशा हमारे पास राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही आपके राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये उसकी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। उसके बाद दूसरी जो है, उसके पास राज्य की जो 2 निधियाँ होती हैं, एक आकस्मिक निधि है, एक संचित निधि। तो आकस्मिक संचित निधि तो वैसे ही वार्षिक वित्तीय विवरण में आ ही जाती है।
आकस्मिक निधि, आकस्मिक से मतलब समझ ही सकते हो आप, कॉन्टीजेंसी फंड जो है एकदम से इमरजेंसी में जिसकी ज़रूरत पड़ गई है। तो कई बार जो है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण का समय नज़दीक नहीं होता, उससे बीच में हमें किसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी मंत्रिपरिषद को किसी न किसी विभाग के कार्यों से संबंधित। ऐसे में क्या किया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा उसे खर्च करने की अनुमति दी जा सकती है। परंतु एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इससे, क्योंकि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद कोई गलत काम न कर पाए, उन पर नियंत्रण रहे, जनता के पैसा सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए राज्यपाल के द्वारा उसकी बाद में आपको राज्य विधानसभा से स्वीकृति लेना आवश्यक है। यानी कि आकस्मिक निधि से वो अपनी स्वाभाविक शक्ति के आधार पर या उसके अनुसार उसे पैसा खर्च करने की अनुमति तो दे सकता है, परंतु जिस प्रकार से आपके सामान्य बजट पास होता है उसी प्रकार से हमें इस पर बाद में स्वीकृति लेना आवश्यक है। राज्यपाल की नेक्स्ट, मैंने अभी आपसे कहा था कि 3 शक्तियों की बात कर सकते हो आप वित्तीय शक्तियों में मेनली। नेक्स्ट यानी कि तीसरी शक्ति है आपके पास राज्य वित्त आयोग से संबंधित। जो 73वां 74वां संशोधन आपने ज़रूर सुना होगा, जिसका संबंध किससे है, आपके स्थानीय सरकारों से, जो 1994 से हमारे पास राज्यों में लागू किया गया है। तो उसकी बात हम कर रहे हैं। 73वें 74वें संशोधन के अनुसार राज्यपाल को एक शक्ति दी गई है कि वो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात आपकी राज्य की स्थानीय सरकारें जो हैं उनकी वित्तीय स्थिति से संबंधित सिफारिशें प्राप्त करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। इस अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है या अगली शक्ति करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ इसमें पीछे क्लियर करना चाहती हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आपने नियमों के निर्माण को इसमें भी पढ़ा है, वैधानिक शक्तियों में भी, और इसको आपने कार्यकारी शक्तियों में भी पढ़ा है। इसके क्योंकि इनका दोनों जगह पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो, जब वहाँ पर हम ये बात करते हैं कि उसके शासन सारा उसके नाम पर चलता है, तो उसने कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, तो उन नियमों को बनवा रहा है। इसलिए इधर यहाँ आपने कह दिया कि वो नियम बन रहा है, और नियम बनाने का मतलब क्या है, वैधानिक कार्यों को करना। इसलिए चाहो तो आप इसे सिर्फ वैधानिक कार्यों में भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट को आप दोनों पॉइंट्स में डालो, कार्यकारी में भी और आपके पास वैधानिक में भी। परंतु कई जगह पर क्या है कि इसको दोनों जगह पर एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों रूपों में एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है आपके पास फोर्थ जो है न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। देखो, मैंने पहले ही बात की थी, डी बसु ने भी कहा है कि कुछ शक्तियों को छोड़कर उसे राष्ट्रपति के समान शक्तियां दी गई हैं। तो जुडिशियल पावर्स में भी आपके पास क्या है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति से थोड़ी सी कम शक्तियां प्राप्त हैं। हाँ, उसे क्या है कि उसकी शक्तियों को देखो हम ऐसे क्लियर कर सकते हैं थोड़ा सा। पहली तो बात वही जो हमने पीछे भी कही थी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जिसे आपने कार्यकारी शक्तियों में भी कहा था कि नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के परामर्श से करता है। दूसरी बात, आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती हैं अकॉर्डिंग टू हायरार्की, यानी कि पदसोपान के अनुसार आपको पता है आपकी न्यायपालिका व्यवस्थित है। जिला न्यायालय, जिला न्यायालयों के पूछे ऊपर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के ऊपर कौन सी है आपके सर्वोच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय की में तो नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, किसके परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से। परंतु जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति या पदोन्नति करने के लिए वे क्या है, स्वतंत्र है। उसको सारे का सारा कार्य राज्यपाल स्वयं कर सकता है या करता है। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 161 की, अनुच्छेद 161 की। इसके अनुसार जो है राज्य सूची के विषयों से संबंधित जो भी आपके दंडित व्यक्ति हैं, अपराधी व्यक्ति हैं, ये आपकी उनकी सज़ा को क्या कर सकता है, पूर्णतः माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, सज़ा को दूसरी सज़ा में बदल सकता है। इनको हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे अगर उसे सज़ा कम करने की बात कहेंगे तो उसे लघुकरण कहा जाता है। एक सज़ा को दूसरी में बदलना है तो परिहार कहा जाता है। स्थगित करना मतलब थोड़े से किसी कारणवश उसकी सज़ा को टालने की बात आ जाती है, तो ये आपके पास प्रतिलंबन कहलाता है। या क्षमा करने का मतलब तो आपको पता ही है, माफ़ कर देना। परंतु एक चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान रखनी, मैंने अभी भी कहा था कि उससे थोड़ी सी किससे, राष्ट्रपति से थोड़ी कम शक्तियाँ दी गई हैं। और वो मेन शक्ति जो नहीं है आपके पास इसकी राज्यपाल के पास, जो राष्ट्रपति के पास है, वो है कौन सी,
जो हमारे पास आपकी मृत्युदंड अर्थात फांसी की सज़ा है या मृत्युदंड की सज़ा को, ये आपकी कोई भी उसमें निर्णय नहीं ले सकता। राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, आपके पास आजीवन कारावास में बदल सकता है या माफ़ कर सकता है, परंतु राज्यपाल जो होता है उसे मृत्युदंड की सज़ा में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये उसकी न्यायिक क्षेत्र से क्या है, बाहर है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपके पास सविवेक शक्तियाँ। हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि आपके पास राज्यपाल जो होता है कुछ शक्तियों की बात जो है प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के करता है। वो थोड़ी सी बात सिर्फ वहाँ पर हुई थी जब हमने बात की थी मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित। यहाँ हम इनको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि कौन कौन सी है उसके पास सविवेक शक्तियाँ। वैसे तो अनुच्छेद 163 के अनुसार आपकी मंत्रिपरिषद क्या परामर्श मानने के लिए बाध्य है, परंतु फिर भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जहां पर वो हमें राज्य का वास्तविक मुख्य कार्यपालक बनता हुआ दिखाई देता है, मैं कहूँ तो, या जिनको के लिए वो मंत्रिपरिषद के परामर्श को अगर पूछता भी है तो उसे मना कर सकता है या चाहे तो ना भी ले। तो इसलिए ये सविवेक शक्तियों की आप ध्यान से आपने पढ़ना है कौन कौन सी हैं। सबसे पहली तो वही जो अभी मैंने आपको याद दिलवाई थी कि मुख्यमंत्री की आपकी नियुक्ति के समय आपने जो पढ़ी थी कौन सी, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो ऐसे में जो क्या कर सकता है, अपनी इच्छा से किसी भी दल को जो क्या कर सकता है आपके पास बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। या कई बार आपकी सरकार का बीच में ही आपके मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के मत का प्रस्ताव पारित हो जाता है, ऐसे में मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है, तो वो किसी दूसरे दल को क्या कर सकता है, बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है उसके नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। या और भी कोई अन्य कारण हो सकता है। अन्य कारणों में ये हो सकता है कि आपका मुख्यमंत्री आपकी दल को छोड़ दे या उसकी जो है मृत्यु हो जाए, कोई भी ऐसा आकस्मिक और कोई कारण हो सकता है जिसके कारण मुख्यमंत्री का पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए। ऐसे में वो अपनी स्वेच्छा से निर्णय ले सकता है। उसके बाद कौन किस परिस्थिति में, राज्य की जो संवैधानिक मशीनरी विफल होने की जो हमने धारा 356 की हमने बात की थी कार्यकारी शक्तियों में, उन परिस्थितियों में भी राज्यपाल को कभी भी आपकी मंत्रिपरिषद ये परामर्श नहीं देती कि वो राष्ट्रपति को धारा 356 की बात कहे, और वो देगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपकी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। बात उसी पर आ रही है कि वो ठीक से शासन नहीं कर पा रहे, तो वो कभी भी अपने आप को आलोचना का केंद्र बिंदु नहीं बनाना चाहेगी। तो ये बिल्कुल क्लियर सी चीज़ है वैसे भी कि जब भी राज्य की प्रशासनिक मशीनरी विफल होती है, धारा 356 लागू करने की बात आती है, उसमें मंत्रिपरिषद का कोई रोल नहीं होता। वो राज्यपाल को कोई भी परामर्श नहीं देता। वो राज्यपाल जो होता है उसके बिना किसी परामर्श के, यानी कि मंत्रिपरिषद के बिना परामर्श के इस निर्णय को लेता है और राष्ट्रपति को सूचित करता है। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 174 की। ये कई बार क्या होता है कि असाधारण परिस्थितियों में विधानसभा का क्या हो जाता है, अधिवेशन बुलाना होता है। तो ऐसे में वो मंत्रिपरिषद को के मुख्यमंत्री को कई बार कहता रहता है कि आप अधिवेशन बुलाओ या हमें आवश्यकता है, पर मंत्रिपरिषद टालती रहती है। तो ऐसे में वो चाहे तो अधिवेशन को बुला सकता है, उन 2 अधिवेशनों के अतिरिक्त जो उसने वर्ष में बुलाने हैं। उसके बाद कई बार विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री क्या करता है, विधानसभा को भंग करने की बात करता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री कई बार क्या चाहता है कि उसका अविश्वास का मत प्रस्ताव पारित ना हो, या उसकी कई बार ज़्यादा आलोचना हो रही होती है। वो अपनी सरकार की साख बचाने के लिए, अपने दल को बचाए रखने के लिए विधानसभा को ही भंग करने की बात कर देता है। इससे सरकार पर उंगलियां नहीं उठती हैं। तो इस परिस्थिति में अगर आपके पास मुख्यमंत्री चाहता है कि आप विधानसभा को भंग कर दो और राज्यपाल को लगे नहीं, विधानसभा को भंग नहीं करना चाहिए, तो वो इसे मुख्यमंत्री के इस परामर्श को मना कर सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपके पास इसकी सविवेक शक्तियों में, एक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम है जो 2004 में आपके पास क्या हुआ था, पारित किया गया था। उसका यदि कोई उल्लंघन करता है तो वो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों के विरुद्ध भी क्या कर सकता है, चलाने की स्वीकृति दे सकता है।
अपने आप ये आपके सोचने की बात है कि मंत्री किससे संबंधित है, मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और मंत्रिपरिषद कभी नहीं चाहेगी या मुख्यमंत्री कभी नहीं चाहेगा कि उनकी आलोचना हो। तो अगर वो उनसे परामर्श लेगा भी मंत्रिपरिषद से, तो वो कभी नहीं परामर्श देगी कि इन मंत्रियों के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जाए या इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो। परंतु राज्यपाल चाहे तो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए क्या कर सकता है, स्वीकृति दे सकता है। हाँ, ये मंत्री पूर्व भी हो सकते हैं और आपके वर्तमान समय के भी हो सकते हैं। एंड में मैं यही कहूँगी कि हमारे पास ये चीज़ क्लियर है कि राज्यपाल बेशक आपके पास संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप एक संवैधानिक नाम मात्र का मुखिया है, परंतु एंड में जो हमने उसकी सह विवेक शक्तियाँ दी हैं उनसे वो हमें क्लियरली दिखता है कि ऐसी परिस्थितियों में वो एक पावरफुल व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है कि राज्यपाल का व्यक्तित्व कैसा है और वो कितनी निष्ठा से और ईमानदारी से बिना मंत्रिपरिषद के प्रभावित हुए कार्य करता है, तो जिनके कारण वो सह विवेक शक्तियों का लाभ उठाकर क्या कर सकता है, अपनी जो है व्यक्तित्व की छाप छोड़ सकता है।